तो इस वक्त नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्यन टीवी और मैं हूं आपके साथ पूजा सिंह। तो इस वक्त चलिए आपको ले चलते हैं, बजट का आज 5वां दिन है और पुष्कर सिंह धामी इसको संबोधित कर रहे हैं। चलिए दिखाते हैं वो क्या कुछ कह रहे हैं। का लेकर आया जाना भी अति आवश्यक है और मैं बहुत ज़्यादा समय नहीं लूँगा माननीय मंत्री जी का, सीधा पॉइंट पे आता हूँ। मेरे विधानसभा क्षेत्र में एक सफरपुर गांव है और मेरे विधानसभा क्षेत्र में दूसरा नन्हेड़ा अनंतपुर गांव है। दोनों में उच्चीकरण की अत्यंत आवश्यकता है। इन विद्यालयों को उच्चीकृत किया जाना अत्यंत आवश्यक है। तो मैं माननीय मंत्री जी, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से भी कहता हूं कि इनको उच्चीकृत कराने का कष्ट करें। और प्रदेश के राजकीय जूनियर हाई स्कूलों में 100 छात्र संख्या तक केवल 3 पद हिंदी, विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान ही स्वीकृत हैं। विद्यालयों में अंग्रेजी व गणित अथवा विज्ञान अध्यापक पद स्वीकृत न होने के कारण छात्रों को उक्त विषय में अध्ययन में कठिनाई हो रही है और कहीं और जाना पड़ता है। माननीय मंत्री जी इस पर भी विचार करें। और प्रदेश के जूनियर हाई स्कूलों में 100 छात्र संख्या तक प्रधानाध्यापक का पद स्वीकृत नहीं है। 3 शिक्षकों में से किसी एक अध्यापक को प्रभारी प्रधानाध्यापक का चार्ज दिया जा रहा है। विभागीय विभागीय कार्यों सूचना के कारण प्रभारी प्रधानाध्यापक बहुत अधिक दबाव रहता है, जिससे वो शिक्षण कार्य ठीक से नहीं कर पाते हैं। तो मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से आग्रह है, इस ओर ध्यान आप दें। और सरकार द्वारा सरकारी विद्यालयों के निकट ही नियमों में शिथिलता बरतते हुए निजी विद्यालयों को मान्यता दी जा रही है। मानकों को पर ताक पर रखा जा रहा है, जिससे सरकारी विद्यालयों में छात्रों की संख्या लगातार घट रही है। इस तरफ भी ध्यान दीजिए। और राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में पदोन्नति की प्रक्रिया माननीय न्यायालय में वाद के कारण लटकी हुई है। विभाग की शिथिलता के कारण न्यायालय में वाद बढ़ रहे हैं, जिससे शिक्षकों की पदोन्नति लटकी हुई है। इस ओर भी मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं। और शासकीय विद्यालयों के भवनों की मरम्मत हेतु सरकार द्वारा नियमित रूप से धनराशि नहीं दी जा रही है। इस कारण विद्यालयों के भवन पूरे प्रदेश भर में जर्जर अवस्था में हैं। उन जर्जर भवनों का भी निराकरण आप करेंगे, ऐसा मैं आपसे कहता हूं। और प्रदेश के विद्यालयों में नियमित पदोन्नति न होने के कारण प्राथमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापकों, उच्च प्राथमिक विद्यालयों में सहायक व प्रधानाध्यापकों तथा माध्यमिक विद्यालयों में प्रवक्ता प्रधानाचार्य के पद रिक्त पड़े, जिससे शिक्षण कार्य प्रभावित हो रहे हैं। समाप्त करिए। सरकार द्वारा प्रधानाध्यापकों के पदों पर सीधी भर्ती हेतु चालू की गई प्रक्रिया, जिसका शिक्षक संगठनों द्वारा विरोध के चलते भर्ती लटकी हुई है। मैं शिक्षकों की भावनाओं के अनुरूप 100% पदोन्नति से प्रधानाचार्यों के पद के भरे जाने की मांग करता हूँ। आदरणीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, मैं आपका आभारी हूँ। माननीय सदस्य लखपत सिंह बुटोला जी। माननीय अध्यक्ष जी, आपने नियम 310 को नियम 58 में मुझे सुनने का मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद। मैं सबसे पहले एक बात कहना चाह रहा था कि राजकीय हमारे उड़माणा में एक ITI की स्वीकृति हुई 2000 जब मैं दो ITI का तो है नहीं इसमें, आपका है सामने। नहीं, लेकिन उनका जवाब नहीं है, आज सिर्फ शिक्षा का है। पॉलिटेक्निकल है आपके पास, ठीक है, पॉलिटेक्निकल। मैं ना पॉलिटेक्निकल का है, पॉलिटेक्निक भी नहीं, आप सिर्फ पॉलिटेक्निकल एक पॉलिटेक्निकल का पॉलिटेक्निक। मैं प्लीज, मैं आपके पास आपसे मिला था माननीय मंत्री जी, विधायक बन के आपके पास आया। पोखरी की बात कर रहे हो ना? उड़मांडा की पोखरी पॉलिटेक्निक की। बैठ जाओ, भेज रहे हैं, बैठ जाओ। ठीक है। दूसरी बात है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, लेकिन मैं एक चीज माननीय मंत्री जी से कह रहा हूं कि जब आप गेस्ट टीचर लगाते हैं, जब टीचरों का ट्रांसफर करते हैं, तो जब आप गेस्ट टीचर लगाते तो पहले आप टीचरों का ट्रांसफर कर देते हैं 1-2 महीना पहले, धन सिंह जी, और 1-2 महीना पहले करते हैं। उसकी वजह से क्या होता है कि टीचरों के जब गेस्ट टीचर आते उनकी काउंसलिंग होती तो 2-3 महीना बर्बाद हो जाता है स्कूलों का। मैं ये चाहता हूं कि गेस्ट टीचर यदि आपने ट्रांसफर करने तो गेस्ट टीचरों को पहले दिया जाए, ताकि एक तो स्कूलों में जो पढ़ाई है वो बाधित ना हो। दूसरी बात मैं आपसे ये कह रहा हूं कि जो आप प्राइमरी में बहुत सारे टीचर भेजे, बहुत बहुत धन्यवाद।
लेकिन प्राइमरी में जो काउंसलिंग का आप उनको 3-4 बार का मौका दे रहे हैं, उससे हमारी यहाँ बहुत दिक्कतें आ रही, क्योंकि जो आप बार बार कहते हैं कि जो विषम जगह जो स्कूलें हैं, जो स्कूलें दूर में हैं, वो टीचर वहाँ तो चले जा रहे हैं, और जब उन्हें काउंसलिंग का दोबारा मौका मिल रहा तो वो मैदानी क्षेत्रों में आ जा रहे हैं। तो हमारे यहाँ वो स्कूलें खाली हो जा रहे हैं, और इस वजह से यदि कोई आप वहाँ पे दे देते हैं तो उसके बाद काउंसलिंग में उन्हें दोबारा मौका नहीं दिया जाना चाहिए, ये मेरा मानना है। तीसरा, मैं आपसे एक बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहा था कि हमारे यहाँ पे जो हमारे यहाँ पे राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बिरसान है, उसकी बिल्डिंग पिछले 6-7 सालों से बिल्कुल छीन दी। उसका एस्टिमेट भी आपके पास आया है, वहाँ पे बिल्डिंग बिल्कुल खत्म हो चुकी है, उस बिल्डिंग का काम नहीं हो पाया। और जैसे हमारे क्षेत्र में आप जानते रेणी आपदा आई थी, रेणी आपदा आने से एक गांव है भंजूल, और एक गांव है आप जानते हैं कि भंजूल एक ग्राम सभा हमारी, और दूसरी ग्राम सभा जो है हमारी जुआगवाड़ है, वहाँ के सारे पुल बह गए। 2022 की आपदा आई, उस आपदा की वजह से क्या हो गया कि जहाँ स्कूल है हमारे यहाँ भंजूल में, वो 5 तक का स्कूल है, उन बच्चों को पढ़ने के लिए इधर आना पड़ता है जोशीमठ की तरफ, और वहाँ तपोवन में, वहाँ पे पुल नहीं होने की वजह से उन बच्चों की पढ़ाई बहुत बाधित हो रही है। एक और जुआगवाड़ में वो सारा का सारा पुल बह गया और उनके आवागमन की बड़ी दिक्कतें आ रही है। एक तो आप इस पे जरा सा ध्यान दीजिएगा, और एक और है कुजौम एयरपोर्ट में, आपको पता है कि कोंसपोथ एक जगह है, वहाँ पूरी आपदा आ गई, सड़क वास आउट हो गई। लोगों को आपने उस समय आपदा में 6 महीने का किराया दिया, गांव वालों को कहा गया कि आप अपने बच्चों को इधर शिफ्ट कीजिएगा, और शिफ्ट करने के बाद वो स्कूलों में भेजते बच्चों को, लेकिन क्योंकि उन्हें अब किराया नहीं मिल पा रहा, वो अपने वापस घरों में आ गए, और वहां पे उन लोगों को पढ़ाई में बड़ी दिक्कतें आ रही, वो बच्चे जा नहीं पा रहे। ये बहुत गंभीर विषय है। मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि आपने इसे तात्कालिक एवं अभिलषणीय लोक महत्व के विषय पे नियम 58 में जो बोलने का मौका दिया, और मैं चाहता हूँ सदन की संपूर्ण कार्रवाई रोक करके इस पे। माननीय सदस्य हरीश सिंह जी। माननीय अध्यक्ष जी, आपने इस 310 के लोक महत्व के प्रश्नों को नियम 58 में गहनता से बोलने का अवसर दिया। मैं आपका धन्यवाद करता हूं, और आपके माध्यम से माननीय शिक्षा मंत्री जी से निवेदन भी कर रहा हूं और उनको अवगत भी करा रहा हूं। अभी हमारे साथी कह रहे थे कि मैं पहली बार जब जीत के आया तो 3 साल हो गए, और दुर्भाग्य हम भी सत्ता में रहे, और ये मेरा तीसरा कार्यकाल है। और मैं इतना जरूर कह सकता हूं, जब हम सत्ता में थे तो हम लोगों की पहल से ही गेस्ट टीचरों की नियुक्ति हुई थी, जिससे नामिक जैसे सबसे दुर्गम विद्यालय में गेस्ट टीचर देकर हमने विद्यालय को जो है संचालित करने का काम किया था। लेकिन आज एक छोटा सा आंकड़ा मेरे पास है, और दुर्भाग्य से दोनों विषय, दोनों मंत्रालय आपके पास है, स्वास्थ्य भी शिक्षा भी, दुर्भाग्य ही कहूंगा। अब आपको ले चलते हैं सीएम धामी के संबोधन पर, जहां उन्होंने बजट को लेकर क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनवाते हैं। तो आपको बताते चले कि अब बजट सत्र को लेकर सरकार सख्त है, और उन्होंने हर बजट में हर उस पहलुओं को ध्यान में रखा है जो आपको आम आदमी के लिए फायदा। चलिए आपको सुनवाते हैं सीएम धामी क्या कुछ कह रहे हैं इस वक्त। हमारा सार्वजनिक ऋण राजकोषीय उत्तरदायित्व बजट प्रबंधन अधिनियम के निर्धारित मापदंडों के अनुरूप है। इसके साथ साथ हम केंद्र सरकार की जो पूंजीगत निवेश हेतु राज्य को दी जाने वाली विशेष सहायता है SASCI का पूर्ण उपयोग करते हुए 4000 करोड़ रुपए से भी अधिक की ब्याज मुक्त धनराशि प्राप्त करने में भी भारत सरकार से हम सफल रहे हैं। तो आपको बताते चले कि सीएम धामी ने कुछ कहा। 4000 करोड़ की हमें भी पुष्कर सरकार लेकर आई लोगों की सहायता के लिए, जिसमें वो लोगों की मदद और उत्तराखंड सरकार को और आपको सदन का सत्र भी लाइव चल रहा है, आपको लिए चलते हैं।
हमारा गेस्ट टीचर है वो भी पॉलिटिकल साइंस में बनी नहीं। इसी तरह धारचूला का है मेरे यहाँ जो है एलटी के जो है 234 पद हैं, जिसमें से आपके 88 पद जो है रिक्त चल रहे हैं और 34 जिसमें 34 जो है गेस्ट टीचरों से चलाया जा रहा है। तो माननीय अध्यक्ष जी, सीमांत क्षेत्रों में शिक्षा की जो बदहाली है वो बहुत कठिन परिस्थितियां हो गई हैं और पिछली बार भी मैंने कहा था माननीय मंत्री महोदय से कि हमें अगर परमानेंट टीचर नहीं दे सकते हैं तो हमें गेस्ट टीचर दे दीजिए। और सबसे बड़ी जो कमियां आ रही हैं, क्योंकि हमने गेस्ट टीचर में भी ये कह दिया कि काउंसलिंग होगा, अगर कोई बच्चा उस विद्यालय में नहीं जा रहा तो वो दूसरी जगह के लिए मैदानी क्षेत्र के लिए काउंसलिंग कर रहा है, जबकि ये तय होना चाहिए शिक्षा नीति के तहत कि सबसे पहले पर्वतीय क्षेत्र के विद्यालयों को भरा जाए और जो एक बार काउंसलिंग में जाता है अगर वो ज्वाइनिंग नहीं कर रहा है तो उसको परमानेंट ही जो है अनकंप्लीट कर दिया जाए, उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए कि दोबारा आप गेस्ट टीचर के लिए जो है नहीं करेंगे अप्लाई। दूसरी बात, हमारे बच्चे जो डीएलएड करके आज बेरोजगार बैठे हैं, अगर उनको भी अगर हम नियुक्ति देंगे तो एलटी के तो सारे पद हमारे भरे जा सकते हैं। और दुर्भाग्य की बात, मेरी विधानसभा में प्रिंसिपल तो एक भी नहीं है। धारचूला और मुंशियारी में 99 ग्राम सभाएं मेरे मुंशियारी में हैं और 63 ग्राम सभाएं धारचूला में हैं। वहां के एक भी विद्यालय में प्रधानाचार्य नहीं है। आप लगा सकते हैं माननीय अध्यक्ष जी, हम तो विधायक हैं, जब अगर विधानसभा अध्यक्ष उस कुर्सी में न बैठे तो क्या हाल होगा। यहाँ उदाहरण सामने आता है, जब परिवार का मुखिया ना हो तो उस परिवार का क्या हाल होगा, ये आप आकलन कर सकते हैं। और दूसरा, मेरे यहाँ एक गांधीनगर क्षेत्र है, एससी का गांव है पूरा। 2016 में माननीय अध्यक्ष जी हमने उसका जो है जूनियर हाई स्कूल में उच्चीकृत किया था। दुर्भाग्य से 2025 आ गया। मैं 2-3 बार विधानसभा में भी लिया है और वो मानक भी पूरा कर रहा है। वहां पे विभाग की गलतियों के कारण वहां के बच्चों को जूनियर की शिक्षा नहीं मिल पा रही, क्योंकि पर्वतीय क्षेत्र में आज भी कई कुरीतियां हैं। बेटे को तो खर्चा करके कर्जा लेके भी बच्चे को स्कूल भेज दिया जाता है, लेकिन बालिका को 5 पास 8 पास के बाद कह देते हैं भाई हो गया, इसकी शादी कर देते हैं। तो वहीं बजट सत्र में विपक्ष के प्रदर्शन को लेकर सीएम ने विरोधियों पर जमकर हमला किया। 2027 के चुनाव के बाद सदन में विपक्ष के नेताओं की संख्या और कम हो जाएगी और तब कांग्रेस को समझ आएगा कि जनता केवल काम करने वालों को ही चुनती है। राज्य के युवाओं के दर्द और आंसुओं पर किसी का ध्यान नहीं गया, लेकिन हमारी सरकार ने युवाओं के कल्याण और सुनिश्चित करने के लिए नकल माफियाओं के काले खेल को बंद कर राज्य में सख्त नकल विरोधी कानून लागू करने का ऐतिहासिक कार्य किया है। के कारण दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर थे, पर उनके इस दर्द को, उनके आंसुओं पर किसी का ध्यान नहीं गया। जब हमने ये दायित्व पर काम करना प्रारंभ किया तो मेरा पहला वक्तव्य था, पहले मंत्रिमंडल की बैठक में आदरणीय महाराज जी भी थे, उसमें आदरणीय धन सिंह जी भी थे, सुबोध उनियाल जी भी थे, पिछली वाली में 1.0 वाले में, ये 2.0 है, और उसमें आदरणीय यशपाल जी भी थे। तो हमने कहा था कि 24,000 की 24,000, जो उस समय 24,000 हमारे पद रिक्त थे, हम उन 24,000 पदों को भरेंगे। हम अपने नौजवान युवाओं को रोजगार से जोड़ेंगे। तो उस समय ये बात बहुत लोगों को ऐसा लगता था कि ये तो 6 ही महीने के लिए बने हैं और चुनाव आ जाएगा, कहाँ से करेंगे ये सब काम, ये चुनावी सुगीफा छोड़ रहे हैं। लेकिन जब नियत साफ होती है तो दाता भी विधाता के रूप में आकर मदद करता है। और आप सबने देखा आज जो है हमने 20,000 से अधिक नियुक्तियां हमने अभी तक देने में हमको सफलता प्राप्त हो गई। आजकल मैं देख रहा हूं कुछ लोग ज़्यादा ही परेशान हैं। खैर कोई बात नहीं, जब 2027 में चुनाव आएगा ये संख्या और कम हो जाएगी, तब सबको समझ में आ जाएगा कि जनता काम करने वालों को वोट देती है, न कि बहाना बनाने वालों को। आदरणीय अध्यक्ष महोदया, हम उत्तराखंड में आज गरीब कल्याण की अपनी सभी नीतियों से
डीबीटी द्वारा गरीबों को आर्थिक सहायता सीधे उनके बैंक खातों में पहुंचाकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी द्वारा प्रतिपादित अंत्योदय की जो संकल्पना है उसको साकार करने में सफल हो रहे हैं। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, यदि मैं पिछले वित्तीय वर्ष पर नजर डालूं तो हमारे राज्य ने अनेक उपलब्धियां हासिल की हैं। इस वर्ष आईसीआरटी इंडिया द्वारा स्थानीय समुदाय को रोजगार और कौशल विकास की श्रेणी में उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड को सिल्वर अवार्ड प्रदान किया गया है। साथ ही विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर उत्तराखंड के हमारे चारों गांव जखोल, सूफी, हरसिल और गुंजी को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम से सम्मानित किया गया। तो वहीं प्रदेश के सख्त भू कानून के लिए उत्तराखंड जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम 1950 विधेयक 2025 विधानसभा में पारित हो चुका है। इसके पारित होने के बाद विधायक उमेश शर्मा, काऊ महंत, दीप रावत, प्रमोद नैनवाला, रेणु भिष्ट सहित विभिन्न विधायकों ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की और इस ऐतिहासिक कार्य के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। तो वही केंद्रीय बजट पेश किए जाने के बाद बीजेपी सांसद अपने अपने क्षेत्र में जाकर बजट की खूबियां गिना रहे हैं। हरिद्वार में सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने हरिद्वार डाम कोठी के प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वहीं सिडकुल में एक निजी होटल में बैठक के दौरान मौजूद उद्यमियों और स्थानीय लोगों को केंद्रीय बजट की विशेषताओं के बारे में बताया। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि यह अब तक का सबसे बड़ा बजट है जिसमें केंद्र की मोदी सरकार ने मध्य वर्ग, महिला, युवा, किसान सभी वर्गों का ख्याल रखा है। वहीं इनकम टैक्स स्लैब में 12 लाख तक की आय को टैक्स फ्री करना अभूतपूर्व निर्णय है। है कि बजट से पहले भी और बजट के बाद भी हम जो संबंधित लोग हैं उनसे मिलने का हमेशा हमारा एक कोशिश रहती है। और भारतीय जनता पार्टी एनडीए की जो सरकार है वो पूरे देश में जहाँ जहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं और जहाँ पर नहीं भी वहाँ पर अपने जो उद्योग जगत से जुड़े हुए लोग हैं उनसे उनकी प्रतिक्रिया ले रहे हैं। और जो हमारे समाज के अन्य प्रमुख अंग हैं, किसान हैं, जो यूथ हैं, महिलाएं हैं, उनके बीच में भी हम जा करके और प्रयास करते हैं कि उनको कुछ बातें बताई जाएं और उनके कोई सुझाव हो तो उनको फ्यूचर के लिए लिया जाए। तो वहीं ऋषिकेश महानगर कांग्रेस ने जनों में देहरादून तिहरा पर कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का पुतला फूका। वरिष्ठ कांग्रेस नेता जेंद्र रमोला और कांग्रेस पार्षद दल नेता देवेंद्र कुमार प्रजापति ने कहा कि जिस प्रकार विधानसभा सदन में ऋषिकेश विधायक और मंत्री अग्रवाल ने भारी सभा में उत्तराखंड में रहने वाले प्रत्येक नागरिक को अपशब्द और गाली देने का प्रयोग क्या है, उसे उत्तराखंड हर एक नागरिक शर्मिंदा है कि सत्ता में बैठे हुए मंत्री अग्रवाल सत्ता के नशे में चूर हो चुके हैं। आपको बताते चले, उन्होंने कहा कि मंत्री अग्रवाल सत्ता के नशे में चूर हो चुके हैं, जो कि विधायक से बदतमीजी करने का काम कर रहे हैं और पिछले कुछ समय में आम नागरिक हो या बुद्धि महिला सभी से बदतमीजी, वृद्ध महिला से भी बदतमीजी कर रहे हैं और आम जन से भी बदतमीजी करते हुए नजर आ रहे हैं। इसका पूरी कांग्रेस व पूरे आमजन विरोध करते हैं और मंत्री अग्रवाल ने के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। तो आपको बताते चले, कांग्रेस जनों ने प्रदर्शन किया है। कांग्रेस जनों ने प्रदर्शन कर कहा कि नेता की मंत्री प्रेमचंद को बर्खास्त करने की मांग की। गाली देने का काम किया। उन्होंने ये लिखा है, ये कहा है कि पहाड़ के लोगों, पहाड़ का मतलब पहाड़ में हर कोई व्यक्ति जो रह रहा है वो पहाड़ी है, उन व्यक्तियों को गाली देने का जो उन्होंने काम किया, सालों कहकर संबोधित किया और वहां पर
पीठ पर बैठे हुए भी चुप रहे, मुख्यमंत्री वहां रहे चुप रहे, उसके विरोध में आज कांग्रेस जनों ने, हम सब लोगों ने मिलकर, और आज जो सदन में माननीय मंत्री जी ने, प्रेमचंद अग्रवाल जी ने जो शब्द पहाड़ के लोगों के लिए बोले हैं, हम बहुत आहत हैं। मैं चाहूँगा कि ऐसे मंत्री जी को तुरंत तत्काल रूप से बर्खास्त कर देना चाहिए। परंतु भाजपा का ये चरित्र है, भाजपा का ये कैरेक्टर है कि जहाँ पर 1, 2, 3 समुदाय के लोग रहते हैं वो। तो वहीं उत्तराखंड में विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है। इस बार सत्र के दौरान ही धामी कैबिनेट की बैठक हुई और उसमें भू कानून को मंजूरी मिली है। इसके बाद सदन के तीसरे दिन यानी 20 फरवरी को भू कानून के मसौदे को सदन में पेश किया गया। अब सदन में भू कानून पर चर्चा होगी। इसको लेकर बीजेपी के विकास नगर में विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने कहा कि भू कानून को कैबिनेट में मंजूरी मिलने के बाद सदन के पटल पर रखा गया है। भू कानून में प्रदेश की जनता के भावनाओं का ख्याल रखा गया है। एनडी तिवारी सरकार ने जमीनों का खूब बंटवारा हुआ, बंदरबाट हुआ और उस वक्त भू कानून था ही नहीं। उन्होंने कहा कि धामी सरकार का भू कानून सख्त होगा। भू कानून से संबंधित जो विधेयक है वो कल टेबल हो चुका है और आज उस पर विचार भी होना है। मैं तो अपील करूंगा सभी से, सभी पक्ष के माननीय विधायकों से कि बहुत ओपन माइंडेड अप्रोच के साथ भू कानून विधेयक पर चर्चा करें, क्योंकि ये उत्तराखंड के मौलिकता से जुड़ा हुआ प्रश्न है, उत्तराखंड के अस्तित्व से जुड़ा हुआ प्रश्न है। लिहाजा और बहुत जबरदस्त जन भावनाएं इस बात के लिए हैं कि सख्त भू कानून सरकार लाए। उसी के क्रम में धामी जी की सरकार ने ये भू कानून लेटेस्ट लेकर के आए हैं और अपेक्षा की हम उम्मीद करते हैं कि इससे जमीनों की जो बेतासा खुर्द-बुर्द करने का अभियान चल रहा था, जिस प्रकार से पहले के भू कानूनों के लूप होल्स को तलाश करके और जमीनों का डाइवर्जन हो रहा था, नहीं। तो वहीं हरिद्वार से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। भारापुर भौरी में लगाया गया जनता दरबार। ग्रामीणों ने डीएम को बताई कई समस्या, प्रमुखता से उठाई टूटे तटबंध की समस्या। कुल 33 लोगों ने रखी अपनी समस्याएं। डीएम ने कई समस्याओं का किया निस्तारण। जल्द होगा अन्य समस्याओं का हल। तो आपको बताते चले, हरिद्वार से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। कुल 33 लोगों ने लगाए हैं। आपको बताते चले, भारापुर भौरी में लगाया गया ये जनता दरबार। ग्रामीणों ने डीएम को बताई अपनी कई समस्याएं, प्रमुखता से उठाई टूटे तटबंध की समस्या। आपको बताते चले, तटबंध की समस्या को इस बार उठाया गया और कुल 33 लोगों ने अपनी समस्याएं रखी और डीएम ने कई समस्याओं का निस्तारण भी किया। जल्द होगा अन्य समस्याओं का हल। आपको बताते चले, डीएम ने कहा सभी लोगों से कि इनकी समस्याओं का जल्द से जल्द निवारण होगा। 33 लोग अपनी समस्याओं को लेकर पहुंचे थे डीएम के पास और प्रमुखता से उठाई तटबंध की समस्या को और ग्रामीणों ने, आपको बताते चले, डीएम को बताई अपनी समस्याएं, जिसका निवारण किया डीएम ने। और भारापुर भौरी में लगाया गया जनता दरबार। आपको बताते चले, डीएम ने भारापुर भौरी में लगाया जनता दरबार और ग्रामीणों ने डीएम को अपनी कई समस्याएं भी बताई, प्रमुखता से उठाए टूटे तटबंध की समस्या, जिसमें कुल 33 लोगों ने अपनी समस्याओं को रखा, जिसका निवारण किया डीएम ने। और आपको बताते चले, जल्द होगा अन्य समस्याओं का हल। ये डीएम ने लोगों को विश्वास दिलाया और कहा उनकी समस्याओं को जल्द से जल्द निस्तारण। आपको बताते चले कि डीएम ने कई समस्याओं का निस्तारण भी किया और लोगों को समस्याओं को दूर करने की बात भी कही, उन्हें विश्वास दिलाया। अभी के लिए खबरों में बस इतना ही। नमस्कार।